हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि वेलनेस, इलनेस एंड हेल्थ कंटिन्यूम क्या होता है ना। हम लोग हेल्थ का डेफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इस बार हम हेल्थ का डेफिनेशन तो नहीं देखेंगे। हम मेरा खास फोकस होगा हमारा क्या, इलनेस एंड हेल्थ कंटिन्यूम के बारे में जानने के लिए, है ना, कि इसमें क्या होता है। कोई व्यक्ति एक टाइम पे हेल्दी हो सकता है या अनहेल्दी हो सकता है, इसी के बारे में हम देखेंगे क्या है नहीं है। ठीक है, तो आइए, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म इंटेंस फोकस एकेडमी पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिकली वेलनेस, इलनेस एंड हेल्थ कंटिन्यूम पे है। तो वेलनेस के बारे में कहा जाता है कि वेलनेस इंक्लूड्स द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, है ना। हम सभी हेल्थ का डेफिनेशन जानते हैं, मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है ना, कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, है ना। फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। तो ये तीन ही चीज सिर्फ हेल्थ नहीं है। हम हेल्थ के बारे में ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, हम बस जानते हैं कि हेल्थ क्या होता है, फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग के बारे में। तो इलनेस क्या होता है, तो इलनेस के बारे में कहा जाता है कि इलनेस इज अ स्टेट ऑफ बीइंग रिलेटिवली अनहेल्दी, है ना। ध्यान देने वाली बात क्या है, रिलेटिवली अनहेल्दी। इलनेस को हम कंपैरिजन में दिखा सकते हैं ना, कि रिलेटिवली अनहेल्दी है क्या, स्टेट ऑफ बीइंग रिलेटिवली अनहेल्दी। कितना कोई व्यक्ति यदि हेल्दी नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, अनहेल्दी कहलाएगा। कितना हेल्दी है नहीं है वो हम कंटिन्यूम के थ्रू जानेंगे, है ना। तो ये एक डायग्राम आप अपने बुक्स वगैरह में देखेंगे बना हुआ, जिसकी तरफ एक तरफ तो लिखा हुआ है टोटल डिसेबिलिटी और डेथ, और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, ऑप्टिमल हेल्थ। यदि आप नंबर लाइन देखे होंगे, जब आप नंबर लाइन देखते हैं तो वहां पे सेंटर में तो क्या होता है, 0। राइट साइड की ओर जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू बढ़ता है, और लेफ्ट साइड की ओर नेगेटिव वैल्यू बढ़ता है ना। तो ये जो हेल्थ का वेलनेस, इलनेस कंटिन्यूम है, ये भी जस्ट नंबर लाइन की तरह है ना। यदि बीच में आ गए पॉइंट पे, सेंटर पे, तो ये न्यूट्रल पॉइंट होगा ना। तो यहाँ पे पेशेंट इस पॉइंट पे पेशेंट हेल्दी भी होगा और इल होने के दोनों के कगार पे पहुंचेगा ना, कि मतलब ये थ्रेशोल्ड है। ये सेंटर वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड कहलाएगा, कि इससे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, चाहे उसका मेंटेनेंस ऑफ लाइफस्टाइल बढ़िया है, तो क्या कहलाएगा, वो वेलनेस की ओर जाएगा। और यदि इस पॉइंट से हल्का भी डिटेरियोरेट हुआ, हल्का सा भी खराब हुआ, तो क्या किधर चला जाएगा, इलनेस की ओर। तो आइए इसको समझते हैं। यदि इस जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट से राइट साइड की ओर शिफ्ट हो रहा है, मतलब पेशेंट का इंक्रीजिंग लेवल ऑफ वेलनेस देखा जाएगा। जो उसका स्वास्थ्य है वो क्या होगा, अच्छा होगा, बढ़ता जाएगा, और अल्टीमेटली वो कहां पहुंच जाएगा, पेशेंट ऑप्टिमल हेल्थ की ओर, मतलब उसका स्वास्थ्य जो अपने सबसे बेहतरीन स्केल पे पहुंच जाएगा। और यदि ये थ्रेशोल्ड से यदि पेशेंट का लाइफ स्टाइल बिगड़ गया, या फिर उसका फूड हैबिट कुछ बिगड़ा, खराब हुआ, मतलब वो ध्यान नहीं दे पा रहा अपने हेल्थ के ऊपर, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो उसका जो इंक्रीजिंग लेवल ऑफ इलनेस क्या होगा, वो ज्यादा हो जाएगा, इलनेस का लेवल बढ़ने लगेगा, है ना। जो कि अल्टीमेटली उसको कहां लेकर जाएगा, टोटल डिसेबिलिटी और डेथ की ओर ले जाएगा। मतलब यदि वो उसको ध्यान नहीं दे अपने हेल्थ पे, अपने लाइफस्टाइल पे, फूड हैबिट पे, तो वो पेशेंट कहां पे जा सकता है, टोटल डिसेबिलिटी की ओर या फिर डेथ की ओर, है ना। तो ये था हेल्थ वेलनेस इलनेस कंटिन्यूम। अब इसमें देखते हैं कि दिस कंटिन्यूम शोज अ रिलेटिव नेचर ऑफ हेल्थ, है ना, रिलेटिव नेचर ऑफ हेल्थ। हमको इस कंटिन्यूम से क्या जानने के लिए मिलता है कि रिलेटिव नेचर ऑफ हेल्थ क्या है ना। रिलेटिव नेचर ऑफ हेल्थ क्या है, तो देखते हैं क्या है कि अ पर्सन्स रिलेटिव हेल्थ इज यूजुअली इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स, इधर इंप्रूविंग और डिटेरियोरेटिंग। मतलब किसी भी व्यक्ति का रिलेटिव नेचर ऑफ हेल्थ क्या हो सकता है, या तो वो इंप्रूव हो रहा होगा या घट रहा होगा। इसी पॉइंट पे आइए, है ना, इस वाले डायग्राम में फिर से आइए। तो इस वाले डायग्राम में क्या है, यदि इस पॉइंट पे हम सेंटर पे आते हैं, बिल्कुल ओरिजिन पे, तो इस पॉइंट से यदि कोई व्यक्ति अपना लाइफस्टाइल चेंज करता है अच्छे तरह से, मतलब मेंटेन करके चलता है, तो उसका तो ऑप्टिमल हेल्थ की हो जाएगा। और यदि अपना मेंटेनेंस नहीं कर पा रहा है, हेल्थ स्टेटस, लाइफस्टाइल, फूड हैबिट मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो किधर हो जाएगा, टोटल डिसेबिलिटी और डेथ की हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति किसी पॉइंट पे या तो हेल्दी होगा या फिर अनहेल्दी होगा। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता हम थोड़े हेल्दी हैं, थोड़े अनहेल्दी हैं, है ना। तो यदि किसी पॉइंट पे है तो क्या, या तो ऑप्टिमल हेल्थ की ओर जा रहा है, नहीं तो वो टोटल डिसेबिलिटी और डेथ की ओर जा रहा है। तो हमको एज अ नर्स किसी भी पेशेंट को प्रमोट करना है, हेल्थ प्रमोट करने के लिए क्या कहेंगे कि आप अपना लाइफस्टाइल इस तरह से बना करके रखिए कि आपका जो लेवल ऑफ वेलनेस है वो क्या हमेशा बढ़ता रहे और आप ऑप्टिमल हेल्थ की ओर जाएं, है ना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे।
वेलनेस, इलनेस और हेल्थ कंटिन्यूम के बाद अब बारी है प्री रिक्विजिट फॉर हेल्थ और हेल्थ प्रमोशन की। तो आइए देखते हैं कि प्री रिक्विजिट फॉर हेल्थ मतलब कि हेल्दी होने से पहले आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे आप यदि किसी एग्जामिनेशन का फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होता है ना, जो बोलता है प्री रिक्विजिट, आपको इस फॉर्म भरने से पहले आपके पास ये सभी चीजें होनी चाहिए। तो उसी वही चीज यहाँ पे भी है कि प्री रिक्विजिट फॉर हेल्थ। हेल्थ मतलब यदि आप हेल्दी हो उससे पहले आपके पास कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी आपको, है ना। आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए। जैसे सबसे पहला है पीस, है ना। पीस, आपके अंदर एक इंटरनल तो पीस होना ही चाहिए। साथ ही साथ आपका एनवायरनमेंट, आसपास आप कैसे माहौल में रह रहे हैं, वहां शांति है या नहीं है, इस पे भी निर्भर करता है ना। क्योंकि यदि आपके आसपास में हमेशा कोई शोरगुल हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो एक आपके इरिटेशन कॉज कर सकता है आपके अंदर, है ना। सेंस ऑफ इरिटेशन आ जाएगा। तो वो पीस होना जरूरी है। यदि पीस नहीं होगा तो आप इरिटेट हो जाएंगे, आपका जो नेचर होगा वो हमेशा इरिटेटेड लगेगा, है ना। तो इसलिए पहला पॉइंट क्या है, पीस होना चाहिए। दूसरा शेल्टर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या आपके पास पीस तो आ गया लेकिन रहने के लिए घर नहीं है। शेल्टर माने घर, आवास होना चाहिए। आपके पास पीस आ गया, बहुत शांति आसपास, लेकिन रहने के लिए घर नहीं है, तो भी आप हेल्दी नहीं हो सकते, क्योंकि घर होना बहुत जरूरी है। ह्यूमन का बेसिक नीड क्या बताया गया है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान ही नहीं रहेगा तो इंसान रहेगा कहाँ। और जब रहने के लिए घर ही नहीं है तो उसको धूप हो सकता है, गर्मी हो सकता है, जाड़ा हो सकता है, ठंड लग सकती है ना। तो उसे बचने के लिए घर होना चाहिए। और दूसरा है, चलो शांति हो गया, घर भी हो गया, लेकिन एजुकेटेड नहीं है ना, उसके पास शिक्षा ही नहीं है कि उसको कैसे खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, है ना। तो उससे बचने के लिए क्या होना चाहिए पेशेंट को या लोगों को, क्या होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए लोगों के पास। नहीं ज्यादा तो कम से कम बेसिक नॉलेज तो ज्यादा ही होना चाहिए। उसके बाद अब बारी है फूड की। आपके पास शांति आ गया, मतलब अरे शांति है ना, शांति, पीस आ गया, शेल्टर आ गया, एजुकेशन हो गया, और फिर फूड होना बहुत आवश्यक है। द क्वालिटी ऑफ फूड विच यू इनटेक डिसाइड्स योर हेल्थ एट अटमोस्ट एक्सटेंट, है ना। बहुत ज्यादा महत्व होता है किसका, फूड का, कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं ना। मान लो कि कोई व्यक्ति कच्चा खा जा रहा है तो उसका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगा। कोई ओवर कुक करके खा रहा है तो उसका न्यूट्रिटिव प्रॉब्लम कम हो जाएगा, है ना, बढ़ जाएगी न्यूट्रिटिव प्रॉब्लम, क्योंकि ओवर कुक करने से फूड की न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसीलिए फूड क्या होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, ढंग का होना चाहिए। और इनकम, हम बहुत बार जिक्र करते हैं सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फैमिली, है ना, कि हेल्थ किसी का कैसा है वो किस पे डिपेंड करता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कि आपका सोसाइटी में क्या स्टेटस है और क्या इनकम है ना। हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि जो पुअर फैमिलीज है वो सैनिटेशन नहीं मेंटेन रख पाते हैं ना, हाइजीन रिलेटेड डिजीज उनके यहाँ ज्यादा होता है। लेकिन जो व्यक्ति है कि जिनका वेल टू डू इनकम, अच्छा कमा खा रहे हैं, उसके यहाँ हाइजीन रिलेटेड तो नहीं होता है डिजीज, लेकिन ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज टाइप की हो सकता है। तो इनकम तो होना चाहिए, लेकिन इनकम के साथ साथ जो हमारा बेसिक क्या है, इनटेक है, वो मेंटेन करके रहना चाहिए ना। यदि इनकम कम है तो कम खा रहे हैं, इनकम ज्यादा है तो कुछ भी खा ले रहे हैं। इनकम जो भी हो, हमको खाना क्या है, अपने बॉडी के हिसाब से, रिक्वायरमेंट से हिसाब से खाना चाहिए। तो ये था इनकम। अब क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सब होने के बाद, है ना, ये सब होने के बाद क्या होना चाहिए, सबके बीच में एक स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होना चाहिए, है ना। ये नहीं कि बहुत शांति तो बहुत है लेकिन घर नहीं है, घर बहुत बड़ा है लेकिन शांति नहीं है, घर और शांति दोनों है लेकिन शिक्षा ही नहीं है। हम लोग के पास पढ़ने लिखने का क्वालिटी पता नहीं, क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, सब बढ़िया, खाना नहीं है, मतलब सबके बीच में क्या होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, स्टेब्लिश होना चाहिए, है ना। ये हुआ स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब क्या है, सस्टेनेबल रिसोर्सेज। हमारे पास वैसे रिसोर्सेज होने चाहिए सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है कि वैसा रिसोर्सेज जो कि हम तो यूज करें ही करें, साथ ही साथ अपने अपकमिंग जनरेशन या फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचा कर रखें। यदि हम ऐसा सस्टेनेबल रिसोर्सेज नहीं मेंटेन कर पा रहे, सस्टेनेबिलिटी नहीं मेंटेन कर पा रहे, हम कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं कहलाएंगे, है ना। ये एक हेल्दी पर्सन का मेंटेलिटी नहीं होता है कि जितना भी रिसोर्सेज है हमारे पास हम सारे को अभी यूटिलाइज कर लें, है ना। यदि हमारे पास रिसोर्सेस है तो हमारा सबसे पहला मेंटेलिटी क्या होना चाहिए कि हम उसका यूज करें, अब्यूज नहीं करें, है ना, उपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। तो उपयोग करके आगे वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा के रखना है। ये था सस्टेनेबल रिसोर्सेज के बारे में। अगला है सोशल जस्टिस और इक्विटी। सब कुछ होने के बाद हम वैसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पे कि हमें जस्टिस ही नहीं मिल रहा है ना। कोई भी काम हो रहा है उसके लिए हमको
बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस में जाना पड़ रहा है, झूल रहे हैं, काम हो ही नहीं रहा है। और इक्वलिटी की बात, इक्विटी माने इक्वलिटी, इक्वलिटी नहीं होगा तो भी व्यक्ति कहीं ना कहीं से क्या होगा, इन सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी आ जाता है ना, कि मुझे ट्रीट नहीं किया जा रहा है सही से, या फिर मेरा कुछ हक है जो कि हमको नहीं मिल रहा है। तो ये चीज होना चाहिए, सेंस ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी, न्याय सबको मिलना चाहिए और सब में कैसा होना चाहिए, समानता का भाव होना चाहिए, इक्वलिटी का भाव होना चाहिए। तो ये था प्री रिक्विजिट फॉर हेल्थ। इसके अलावा भी कुछ कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो कि बुक्स में, किसी बुक्स में अलग अलग लिखे हुए होते हैं। तो आप जो भी बुक रेफर करते हैं उससे आप बताएं कि कौन सा प्री रिक्विजिट है जो कि यहाँ पे है लेकिन आपके बुक में एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इसके बाद अब बारी आती है हेल्थ प्रमोशन की, है ना। हेल्थ प्रमोशन के बारे में कहा क्या जाता है कि हेल्थ प्रमोशन स्ट्रेटेजीज फोकस ऑन पेशेंट्स एजुकेशन, काउंसलिंग एंड सपोर्ट टूल्स। मतलब क्या है कि जो हेल्थ प्रमोशन का स्ट्रेटेजी है वो मेनली फोकस कहाँ होता है, उसका मेनली फोकस होता है पेशेंट के एजुकेशन पे, काउंसलिंग पे और सपोर्ट टूल्स पे। मतलब पेशेंट यदि हमारे पास आया है तो हमारा ये सबसे पहला गोल होना चाहिए हेल्थ प्रमोशन में, हम उसको अच्छे से एजुकेशन दे सके, है ना, हम उसको अच्छे से एजुकेशन दे सके किसी डिजीज से रिलेटेड, ताकि वो फ्यूचर में यदि उससे कभी उस डिजीज से इंटरेक्शन हो, वो डिजीज फेस करे फिर से, तो वो ज्यादा प्रॉब्लम न झेल पाए। और क्या काउंसलिंग, हम उसका काउंसलिंग करेंगे, है ना। यदि आपको भविष्य में कभी इस तरह का बीमारी आता है, आप इससे इनकाउंटर करते हैं, तो आपको ये सब सावधानियां रखनी चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये दवाइयां लेनी चाहिए, समय से लेनी चाहिए, है ना। ये था काउंसलिंग। और ये सपोर्ट टूल्स, मतलब यदि सब कुछ होने के बाद आपके पास कुछ सपोर्ट टूल्स होने चाहिए, है ना, ताकि आप अपने हेल्थ को मेंटेन करके रख सको। सपोर्ट टूल्स मतलब आपके पास बेसिक दवाइयां होनी चाहिए, आपके पास यदि डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब किया है तो इनहेलर वगैरह, यदि आप अस्थमा के पेशेंट है तो वो होना चाहिए। तो ये था हेल्थ प्रमोशन। और क्या है हेल्थ प्रमोशन, ऐसा इसका डेफिनेशन हेल्थ प्रमोशन के देख लेते हैं कि हेल्थ प्रमोशन रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट इंक्रीजेस वेल बीइंग एंड इनहैंसेस वेलनेस और हेल्थ। मतलब वैसा एक्टिविटीज जो कि किसी इंडिविजुअल का वेल बीइंग, है ना, वेल बीइंग को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, इंक्रीजेस वेल बीइंग एंड इनहैंसेस वेलनेस और हेल्थ, हेल्थ अथवा वेलनेस को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। मतलब जो स्वास्थ्य का पैमाना है उसको क्या कर रहा है, मेंटेन करके रख रहा है या फिर उसको बढ़ा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, हेल्थ प्रमोशन। और ये जो डेफिनेशन है किसके द्वारा दिया गया, पेंटर, मुरडॉग एंड पार्सन्स के द्वारा 2006 में दिया गया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हेल्थ प्रमोशन के बाद अब है लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन की, है ना। हमने हेल्थ प्रमोट कर दिया, तो अब हम कोशिश करेंगे कि कोई पेशेंट को डिजीज हो ही ना, मतलब उसको बचा के रखेंगे। तो बचाने के लिए लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में हम 3 लेवल देखेंगे ना, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। मतलब 3 प्रिवेंशन का लेवल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है। प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में कहा गया कि इट इज जनरली हेल्थ प्रमोशन, मतलब ये क्या बेसिकली हेल्थ प्रमोशन ही है। और इसमें हम क्या करते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन एक्टिविटीज, मतलब जो प्राइमरी प्रिवेंशन एक्टिविटीज है, हम पेशेंट को कहेंगे आप साफ सफाई रखिए, हाइजीन मेंटेन करके रखिए ताकि आपको डिजीज ना हो। ये सब क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन में आता है। और इसमें क्या कि प्रिवेंशन ऑफ प्रॉब्लम्स बिफोर दे अकर, मतलब प्रॉब्लम हो, कोई डिजीज हो, उससे पहले हम क्या करेंगे, उसका प्रिवेंशन करेंगे। कैसे करेंगे, तो स्पेसिफिक प्रोफाइलैक्सिस से करेंगे। स्पेसिफिक प्रोफाइलैक्सिस मतलब डिजीज होने से पहले हम उसको क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, इम्यूनाइजेशन फॉर पोलियोमिलाइटिस। मतलब हम देखते हैं हमारे कंट्री में क्या है, पोलियो के लिए वैक्सीनेशन किया जाता है, इम्यूनाइजेशन किया जाता है ना। तो वो किसका एग्जांपल है, प्राइमरी प्रिवेंशन का एग्जांपल है। मतलब पोलियो किसी को हो नहीं, उसके लिए हम क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं सभी बच्चों का, गोद में, है ना, नवजात का, चाहे 5 साल के एज तक का, मतलब जो भी लिमिट है उसके लिए हम क्या करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं पोलियो के लिए। तो आप कमेंट में बताइए कि पोलियो कितने साल के बच्चों तक का पोलियो का ओरल ड्रॉप दिया जाता है। ये था प्राइमरी प्रिवेंशन, मतलब डिजीज होने से पहले ही हम क्या करते हैं, उसको रोक देते हैं। अच्छा, कुछ बुक्स में प्राइमरी प्रिवेंशन को तोड़ करके 2 भागों में लिखा गया है। प्राइमरी प्रिवेंशन से पहले प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन कहा गया है, वो भी बेसिकली कुछ नहीं, जनरल हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज ही है। ठीक है, तो आगे आते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या किया गया कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स और अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम हम बचा रहे थे, कोशिश कर रहे थे कि पेशेंट को प्रॉब्लम डिजीज ना हो, लेकिन यदि हो गया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका अर्ली आइडेंटिफिकेशन और डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। हम पहले पहचान करेंगे कि कौन सा डिजीज हुआ भी है कि नहीं, और उसका क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। डायग्नोसिस क्या क्या करवा सकते हैं किसी डिजीज को जानने के लिए, हम ब्लड से रिलेटेड टेस्ट करवा सकते हैं, सीबीसी, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, है ना, और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट वगैरह
और भी टेस्ट है और ट्रीटमेंट। जैसा डायग्नोसिस का रिपोर्ट आएगा उसी हिसाब से क्या करेगा, जो भी क्लिनिकल वहां पे डॉक्टर्स होंगे, फिजिशियन होंगे, वो क्या करेंगे, उसको एडवाइस करेंगे कि आपको ये मेडिसिन लेना है, ये डाइट मेंटेन करना है। तो वो हो गया डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इसका एग्जांपल क्या है, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग थ्रू पैप स्मीयर। पैप स्मीयर एक जांच का प्रक्रिया टाइप है जिसमें कि हम सैंपल लेते हैं और क्या करते हैं, कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग करते हैं, है ना। और आई टर्सरी प्रिवेंशन, ये दो प्रिवेंशन के बाद क्या है, टर्सरी प्रिवेंशन। हम कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे हेल्थ प्रमोशन करें ताकि लोग को जागरूक करें, उसको डिजीज हो ही ना। यदि हो गया सेकेंडरी प्रिवेंशन में, यदि हो गया तो क्या करेंगे, उसका अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अब क्या है, टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। टर्सरी लेवल क्या है, फोकसेस ऑन रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन। मतलब हम ऐसा मान चुके हैं टर्सरी प्रिवेंशन में कि पेशेंट को डिजीज बहुत ज्यादा हो गया है, हमको उसको क्या करना है, उसका हेल्थ को फिर से रिस्टोर करना है और उसको पेशेंट को रिहेबिलिटेट करना है ना, फिर से वो अपना नॉर्मल लाइफ जी सके, फिर से सारा कुछ काम अपना खुद से कर सके। तो ये हमको ध्यान देना है। ये था रिस्टोरेशन एंड रिहेबिलिटेशन। और क्या इसके बारे में कि अटेम्प्ट्स टू रिड्यूस द एक्सटेंट, है ना, रिड्यूस द एक्सटेंट एंड सीवियरिटी ऑफ अ हेल्थ प्रॉब्लम टू इट्स लोवेस्ट पॉसिबल लेवल। मतलब हम मान चुके हैं कि पेशेंट को डिजीज क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा हो चुका है। टर्सरी प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट, कोशिश करेंगे कि जो हेल्थ प्रॉब्लम हुआ है उसका जो लेवल है, लेवल बहुत ज्यादा एक्सटेंट पे गया होगा, हमको क्या करेंगे, उसका एक्सटेंट और सीवियरिटी कम, एकदम जितना लोएस्ट पॉसिबल लेवल हो सकता है, जितना सबसे कम क्या हो सकता है, तो पेशेंट नॉर्मल हो जाए। हम कोशिश करेंगे नॉर्मल में लाने का, है ना। टर्सरी प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे कि पेशेंट को डिजीज हो गया, सीवियर कंडीशन था, हम उस सीवियरिटी को, एक्सटेंट को क्या करेंगे, सबसे लोएस्ट पॉसिबल लेवल पे लाएंगे। तो सबसे लोएस्ट पॉसिबल लेवल क्या हो सकता है, तो पेशेंट अपना नॉर्मल स्टेट में नॉर्मल लाइफ लिव करे, है ना, तो वो नॉर्मल स्टेट पे लाने का कोशिश करेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है कि ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट्स। ट्रीटमेंट, ये ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पेशेंट आफ्टर अ स्ट्रोक टू रिड्यूस इंपेयरमेंट। मतलब कि कोई पेशेंट है जिसको स्ट्रोक का शिकायत लेके आया है ना, स्ट्रोक, एज ए डॉक्टर नर्स हम क्या कोशिश करेंगे कि पेशेंट का ट्रीटमेंट करें और उसको फिर से क्या लाए, नॉर्मल अथी में लाए, नॉर्मल कंडीशन में लाए, ताकि उसका जितना भी इंपेयरमेंट है, जितना भी खराबी हुआ है, जितना भी प्रॉब्लम हुआ है, उसको क्या हो जाए, सारा कुछ खत्म हो जाए और पेशेंट क्या आ जाए, नॉर्मल लाइफ में आ जाए। तो ये था लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन, है ना। प्राइमरी किससे डील कर रहा था, प्राइमरी बता रहा था कि हम हेल्थ प्रमोट कैसे करेंगे, और सेकेंडरी क्या कि यदि हो गया है, किसी को कोई डिजीज हो गया है तो उसका अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। और टर्सरी प्रिवेंशन क्या था कि सीवियरिटी, यदि बहुत ज्यादा सीवियर केस हो गया है, हमको क्या करना है, उस सीवियरिटी के एक्सटेंट को बहुत अपने लोएस्ट पॉसिबल स्टेट पे ला करके छोड़ना है ना। ये था टर्सरी प्रिवेंशन। इसके बाद इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक ओटावा चार्टर के बारे में थोड़ा जानना है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए जानते हैं ओटावा चार्टर के बारे में, है ना। ओटावा चार्टर के बारे में कहा गया है कि ये ओटावा चार्टर जो बेसिकली इट वाज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन को लेके सबसे पहले पूरे विश्व में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया जिसका नाम दिया गया ओटावा चार्टर, है ना। इट वाज फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इट वाज फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था, दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे लिखा हुआ है, दूसरा पॉइंट में क्या, इट वाज हेल्ड इन ओटावा इन कनाडा। ओटावा कनाडा, वो भी कब, तो नवंबर 1986 में, है ना। ओटावा चार्टर के बारे में क्या कहेगा, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हेल्थ प्रमोशन। हेल्थ प्रमोशन से रिलेटेड पहले तो बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए, ऐसा नहीं कि नहीं पहले हुआ है, पहले भी हुआ है, लेकिन वो सब इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होता था, है ना। कोई अपना देश खुद के लिए ऑर्गेनाइज कर लिया, कोई कुछ कंट्रीज मिलकर कर लिया, लेकिन ये पूरा इंटरनेशनल लेवल पे था। और ये कहाँ पे हुआ था सबसे पहली बार, ओटावा कनाडा में। इसी प्लेस के नाम पे इसका नाम दिया गया ओटावा चार्टर, है ना। ओटावा चार्टर क्यों, क्योंकि ओटावा कनाडा में एक सिटी है जहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। ये कब, 1986 में। अच्छा, इसका क्या, कंडक्टेड इन रिस्पॉन्स टू द एक्सपेक्टेशंस फॉर अ न्यू पब्लिक हेल्थ ग्लोबल इनिशिएशन। मतलब ये जो ऑर्गेनाइज किया गया कॉन्फ्रेंस, इसका मेन पर्पस क्या था कि पूरा ग्लोबल पब्लिक हेल्थ एट ग्लोबल लेवल, है ना, पूरे विश्व में जो लोग हैं उनके अच्छे हेल्थ के लिए कुछ काम किया जाएगा। पूरे देश के, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं वो सब मिल करके क्या करेगा, कुछ अच्छा काम करेगा। इसी को एम मानते हुए ये कॉन्फ्रेंस रखा गया था, ठीक है। और WHO ने इस ओटावा चार्टर को, WHO ने ओटावा चार्टर के लिए कुछ लोगो दिया है। लोगो में 3 मेन स्ट्रेटजीज बताया है ना, कितना, 3 मेन स्ट्रेटजीज। पहला क्या है, इनेबल, दूसरा मीडिएट और तीसरा एडवोकेट। इनेबल मतलब कि हमको पेशेंट को इनेबल करना है ताकि वो खुद से अपना ख्याल रख सके, है ना। पेशेंट को इतना हम लायक बना दे, इतना सजग बना दे, जागरूक बना दे कि वो क्या करे, खुद से अपना ख्याल रख सके।
और दूसरा क्या है, मीडिएट। नर्स जो है सिर्फ कम्युनिटी में हेल्थ वर्कर ही नहीं रहते हैं ना, यदि हम कम्युनिटी की बात करें तो कम्युनिटी में सिर्फ डॉक्टर्स या नर्सेस वैसा जरूरी नहीं है, अदर लोग के भी, अदर जॉब के भी लोग रहते हैं, अदर फील्ड से लोग रहते हैं। हमको सबके बीच में क्या करना है, एक मीडिएटर का काम करना है, एक सामंजस्य बना करके चलना है, तो यह मीडिएट करने के लिए। और दूसरा क्या, एडवोकेट। एज अ हेल्थ प्रोफेशनल आपसे कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड पूछते हैं कि क्या हेल्थ से सुधार होनी चाहिए हेल्थ में, तो आपको अच्छा एडवोकेट करना है उसके लिए, है ना, कि ये सब कुछ नीतियां बननी चाहिए। तो ये था कुल ओटावा चार्टर के बारे में। तो आज यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सबसे पहला चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू द कम्युनिटी हेल्थ, है ना। तो आप अपना फीडबैक जरूर बताएं कैसा लगा आपको ये चैप्टर, और जो भी डाउट्स हो अपने इस कमेंट बॉक्स में डालें, और हम आपसे बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि उसका समाधान करें, उसका आंसर बताएं। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।